नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं 2014 नवंबर में पूछे गए ऑफलाइन क्वेश्चंस पेपर को, जो कि आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आपको 2012, 2012, 2013 ये सभी क्वेश्चंस मैंने करा दिया है आपको ऑफलाइन वाले पेपर। अब 2014 का जो पेपर है उसमें भी मैंने एक करा दिया है जो फरवरी में पूछा गया था। और आज के सेशन में हम लोग जो है कि नवंबर के वाले क्वेश्चंस को करेंगे। और इसके पहले भी बता दूं तो आपको 18, 19 और 21 का पेपर मैं करा दिया हूं। तो लगभग 6 सालों का प्रैक्टिस सेट जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो है कि आपको मैं करा दिया हूं। और बाकी जो बचे हुए हैं यानी 14, फिर 15, 16, 17 इन सभी क्वेश्चंस को मैं आपको नेक्स्ट करके 1 बाय 1 करके आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में करा रहा हूं। इसके बाद हम लोग मैराथन क्लास करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन जो है कि शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे। पहला क्वेश्चन है क्या कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांवों में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र थे, सुलेमान तथा किरथर पहाड़ियाँ, गंगा तथा दमुना यमुना दोआब, या दक्कन तथा कोंकण। तो देखिए, अगर मनुष्य ने बात करें कि 8000 वर्ष पहले जो है कि गाँव में रहना आरंभ किया था, तो वो जो आपका क्षेत्र था वो थी सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? इनमें से कौन सा जो क्षेत्र है जो प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र। तो आपका जो मगध जो है कि जाना जाता था जो प्राचीन काल में, वो था गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। क्या था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र जो है कि मगध के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। वे में रहते थे दक्षिण भारत में, उत्तर भारत में, पश्चिम भारत में, उत्तर पश्चिम भारत में। तो बात करें अगर भरत जो कि एक लोगों का समूह था, वो आपके उत्तर पश्चिम भारत में रहते थे। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। ऋग्वेद में मूल रचना भाषा में हुई थी, यानी किस भाषा में हुई थी ऋग्वेद की मूल रचना? प्राकृति, संस्कृत, ब्राह्मी, सौरसैनी। तो ऋग्वेद की मूल रचना जो है आपकी संस्कृत भाषा में हुई थी। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। एक एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़िए और देखते जाइए कि किस तरीके से आपका जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। यदि जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं उसको आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। और दोस्तों बता दें एक चीज़ को, आपका मैं लाइव सेशन में मैराथन क्लास ले वाला हूँ, जो कि आपको कुछ ही दिनों के अंदर देखने को मिलेगा। और एक चीज़ कि इसका जो जितना भी मतलब नोट्स है, उस नोट्स को भी मैं हैंड रिटन जो नोट्स है उसको भी मैं एक क्लास में डिस्कस करूंगा, यानी एक एक करके कि पूरा जो है हिस्ट्री की बात करूं तो एक ही वीडियो में कवर हो जाए, पूरे जियोग्राफी की बात करें तो एक ही में कवर हो जाए, पॉलिटिकल की बात करें तो एक ही में जो है कि आपका पूरा का पूरा कवर हो जाए। तो इस तरीके का भी वीडियोज़ आपको मिलने वाला है जहाँ से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? यानी जो आखेटक खाद्य संग्राहक थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं घूमने रहने का कारण नहीं था। तो एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, या संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या जल संसाधनों की खोज के लिए। तो कौन सा कारण नहीं है जो एक स्थान से दूसरे स्थान के घूमने का? तो देखिए, अगर हम बात करें पहला जो ऑप्शन है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी, बिल्कुल हो जाती थी। और इस वजह से जो है कि वो एक स्थान पे जब संसाधन की कमी हो जाती थी तो वो दूसरे स्थान पर चले जाते। तो ये तो कारण है, बिल्कुल है। उसके बाद दिया है उनके जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे। तो बिल्कुल बात सही है, यानी अगर जिन जानवरों का वो शिकार करते थे वो उनका पीछा पीछा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। तो यह भी एक कारण है।
उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कि संसाधनों के लिए अन्य आकर्षक खाद्य संग्राहक से समूहों से संघर्ष करना और जल संसाधनों की खोज में। बिल्कुल बात सही है कि जब कभी मौसम के समय में, गर्मी के समय में जल जो है कि खत्म हो जाता था, पानी की समस्या आती थी, तो उसके लिए भी वे एक जगह से दूसरे स्थान पे चले जाते थे। पर जो आपका तीसरा ऑप्शन है ये जो है एक जगह से दूसरे जगह पर घूमने का कारण नहीं है, तो राइट आंसर जो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? पूरा पाषाण युग, महापाषाण युग, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग। तो यहाँ पे जो सबसे लंबा पाषाण युग चला था वो था आपका पूरा पाषाण युग। क्या था? पूरा पाषाण युग सबसे लंबा काल है, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37। डैश में प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी? में प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी तो कहाँ पे? कर्नाटक तथा तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो ये आपका मिला था कहाँ पे? जो प्राचीन शैल चित्रकला मिली थी तो ये आपका मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश में मिला था। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है? राखीगढ़ी, सुतका को, और आपका है गंगवेरी वाला और चिरांद। तो कौन जो है कि हड़प्पा का स्थल नहीं है? तो ये जो है कौन सा नहीं है? तो चिरांद जो है हड़प्पा का स्थल नहीं है। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख की तरह है, तो किसकी तरह उल्लेख है? जन, राष्ट्र, राजन या दस्यु। तो ये जो है आपका जन की तरह क्या है? उल्लेख है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। सफ़ी तथा हनफी हैं तो इस्लामी वास्तुकला शैलियां हैं, सऊदी अरब में स्थान है, न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं या दो इस्लामी शासक हैं। तो सफ़ी तथा हनफी क्या हैं? तो ये जो है आपके न्याय के इस्लामी सिद्धांत हैं। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 है कि दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था? दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया वह था? तो चोल राजा था, प्रतिहार प्रधान, राष्ट्रकूट प्रधान या पल्लव प्रधान था? तो दांती दुर्ग क्या था ये आपको बताना है। तो 41 क्या था? यानी 41 में दांती दुर्ग क्या था? तो राष्ट्रकूट प्रधान था जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक क्या किया था? अनुष्ठान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। यह किसने लिखा है कि रजिया अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? अलबिरूनी, बदायूनी, मिन्हाज सिराज, जियाउद्दीन बरानी। किसने यह लिखा है कि रजिया जो है अपने भाइयों से कहीं अधिक योग्य तथा सक्षम थी? तो ये लिखा है मिन्हाज सिराज ने कि रजिया जो है अपने भाइयों से कहीं जो है कि अधिक क्या थी? योग्य तथा सक्षम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। एक शिलालेख में कहा गया है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया है क्योंकि उसमें मोसिस तथा सोलोमन जैसे गुण विद्यमान हैं। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोदी, फिरोज शाह तुगलक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। तो ये वो दिल्ली का सुल्तान कौन था जो है कि दिल्ली के सुल्तान को खुदा के द्वारा चुना गया था? तो वो कौन था? तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। वह दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी? ध्यान से समझिएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान किस राजस्व बंदोबस्त के अंतर्गत राजस्व एकत्र करने और उसे कंपनी को अदा करने की जिम्मेदारी गांव के मुखिया को सौंपी गई? तो जमींदारी बंदोबस्त, अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त, महलवाड़ी बंदोबस्त। तो इसमें जी किसको सौंपा गया था? तो महलवाड़ी बंदोबस्त का मतलब है कि महल से मतलब है कि आपका गांव, ठीक है। महल का मतलब क्या होता है? गांव। तो याद रखेंगे तो उससे आप रिलेट करेंगे। तो महलवाड़ी बंदोबस्त में जो है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया था? गाँव के मुखिया को सौंपी गई थी क्या? कि कर वसूलने की जिम्मेदारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध ने किस प्रकार भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियों पर 6 वर्ष के लिए रोक लगा दी गई।
या कीमतों में भारी गिरावट होने से जन सामान्य लाभान्वित हुए, या अनेक देशी रियासतों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध बगावत कर दी, या युद्ध ने औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी जिससे भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। तो इसमें हुआ क्या कि युद्ध ने क्या किया कि औद्योगिक वस्तुओं की मांग में क्या कर दी, वृद्धि कर दी, जिससे क्या हो गया, भारतीय उद्योगों का विस्तार हो गया। तो ये राजनीतिक स्थिति क्या हो गई, बदल गई। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल का एक उदाहरण है, लद्दाख, सुंदरबन, कोंकण, पश्चिमी घाट। तो इसमें जो उदाहरण है मरुस्थल का, एक जो उदाहरण है वो है आपका पश्चिमी घाट। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पृथ्वी की स्थिति के संबंध में सत्य है। तो पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या पृथ्वी की अक्ष एक वास्तविक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है, या पृथ्वी की अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, या पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय तल से 23.5 डिग्री का कोण बनाती है। तो कौन सा जो है कि पृथ्वी के बारे में सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो सही है आपका है ऑप्शन नंबर 3 कि पृथ्वी की अक्ष एक जो क्या है काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय समतल से कितने का कोण बनाती है, तो 66.5 डिग्री का क्या बनाती है, कोण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन है कि प्रदीप्ति वृत्त है, वृत्त जो ग्लोब को दो भागों में विभाजित करता है, वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, विषुव पर यानी विषुवत रेखा पर पृथ्वी की स्थिति जब दिन और रात बराबर होते हैं, या एक विशेष मध्याह्न रेखा पर दोपहर 12 बजे सूर्य की स्थिति को, तो प्रदीप्ति वृत्त है। तो यह है आपका वृत्त जो ग्लोब पर दिन को रात से विभाजित करता है, वो होता है आपका प्रदीप्ति वृत्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 49 में दिया है पारंपरिक रूप से चिन्हित ए को दर्शाता है तो कौन सी दिशा होगी, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपका क्या होगा, ये पश्चिम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये आपका पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। तो सिंपल से बहुत ही इजी क्वेश्चन ये दे दिया है आपका एग्जाम में कि ए जो है किसको चिन्हित करता है, तो ये जो है पश्चिम को चिन्हित करता है, यानी पश्चिम दिशा को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, तो किस सागर में स्थित है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, दक्षिण चीन सागर। तो ये आपका कहाँ स्थित है, लक्षद्वीप द्वीप समूह, तो ये आपका स्थित है कहाँ, अरब सागर में। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है क्या कि ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज है, ब्राजील में पाया जाने वाला कंपोज है, तो एक जनजाति है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, एक परंपरागत नृत्य है, या एक उष्णकटिबंधीय पशु है। तो यह क्या है, एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कंपोज। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है कि कोलकाता बंदरगाह डैश में स्थित है, पर स्थित है, यानी कहाँ स्थित है, तो गंगा सागर, बंगाल की खाड़ी, हुगली नदी, भागीरथी। तो ये आपका कहाँ स्थित है, कोलकाता बंदरगाह। तो ये नदी आपका कोलकाता बंदरगाह जो स्थित है वो कहाँ पर है, हुगली नदी पर स्थित है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि संसार के किस महाद्वीप पर सबसे कम जनसंख्या है, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका। तो संसार का जो महाद्वीप है जो जिसपे सबसे कम जनसंख्या है वो महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया, और सबसे छोटा महाद्वीप भी है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर क्या है, सबसे कम जनसंख्या है संसार में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 है कि लद्दाख में पाए जाने वाले गंपास है, बौद्ध विहार है या मंदिर, बकरी की प्रजाति है, साल की किस्म है, या बौद्ध भिक्षु हैं। तो गंपास क्या है, लद्दाख में जो पाया जाता है, तो ये है आपका क्या, तो बौद्ध विहार है यानी बौद्ध मंदिर है। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से चित्र को देखिए और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं गर्म वायु, ठंडी वायु, और इस वजह से जो है कि बारिश हो जा रही है। तो ये किस तरीके की वर्षा है, पर्वतीय वर्षा है, संवहनी वर्षा है, चक्रवाती वर्षा है, मानसून पूर्व वर्षा है। तो ये आपका किस तरीके का वर्षा है, तो चक्रवाती वर्षा है। कैसा है, चक्रवाती वर्षा है। तो राइट आंसर आपका क्या बनेगा, तो ऑप्शन नंबर 3 बन जाएगा।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56। 56 क्या है कि कौन सा उद्योग अक्सर आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है? पेट्रोलियम, ऊर्जा, यातायात, इस्पात। तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जो कौन सा उद्योग है जो आधुनिक उद्योगों की रीढ़ की हड्डी कहलाता है, तो वो है आपका इस्पात। तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 4, स्टील जो है, जिसको हम कह सकते हैं, ठीक, कहते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 57। ऑर्गेनिक खेती में फसल की पैदावार में वृद्धि करने हेतु रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए जिन्स में संशोधन किया जाता है, या प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है, या भारत में केवल कपास के उत्पादन की अनुमति दी गई है। तो ऑर्गेनिक खेती के बारे में कौन सा जो है कथन आपका सही है? तो यह क्या है कि इसमें जो है जो ऑर्गेनिक खेती होती है, इसमें आप प्राकृतिक खाद तथा कीटनाशकों का क्या किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर क्या बनेगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा इस कथन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 है क्या कि खाद्य सुरक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सरकार अपने 5 वर्षों के लिए अनाज का सुरक्षित भंडारण बनाए रखती है, या सरकार अनाज का पर्याप्त भंडार बनाए रखने के लिए अनाज के निर्यात पर रोक लगा देती है, या सरकार बेहतर तथा सुरक्षित स्वास्थ्य के लिए ऑर्गेनिक खादों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करती है, या खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य पदार्थ की क्या हो? सुविधा उपलब्ध हो। तो यहाँ पर देखिए खाद्य सुरक्षा के बारे में जो सत्य है वो है कि खाद्य सुरक्षा बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों के लिए क्या होता है? सभी समय पर्याप्त सुरक्षित तथा पौष्टिक खाद्य की सुविधा उपलब्ध हो, तभी जो है खाद्य सुरक्षा हो सकती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। 59 आपका क्वेश्चन रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन है? CNG, PNG, LPG, KG6। तो यहाँ पर पर्यावरण अनुकूलन ऑटोमोबाइल ईंधन कौन है? तो आपका है क्या? तो CNG है। निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा आपका? तो ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बैरोमीटर का प्रयोग होता है क्या मापने के लिए होता है? वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, या समुद्र के स्तर को मापने के लिए। तो बैरोमीटर का आपका यूज़ किसके लिए होता है? तो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग 31 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चंस को किए जो आपका 2014 नवंबर में आपका पूछा गया था। बाकी इसमें जो आपके 30 क्वेश्चन बच रहे हैं जो 61 to 90 होते हैं, क्योंकि 60 क्वेश्चन आपका SST में पूछा जाता है, तो उसको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।